हेलो एवरीवन, योर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। तो बच्चों, आज हम करेंगे अपने सेकंड सैंपल पेपर का पार्ट बी कंप्लीट, जो कि आपके सामने है। हमारी आज कंटिन्यू करने वाले हैं इस क्लास को क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर 34 तक जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सभी मैं आपको करवाने वाला हूं। बट क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कुछ कहना चाहता हूं। आपका दिल से थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी की सपोर्ट ने, आपके इतने प्यार ने, जो काम मैं पिछले 6 साल में नहीं कर पाया कंप्लीट, वो आपने सिर्फ और आपकी सपोर्ट ने 1 महीने में करके दिखा दिया। आज ही रिसेंटली 1-2 घंटे पहले मेरे 1K सब्सक्राइबर पूरे कंप्लीट हुए हैं और ये सब चीज आपकी वजह से हुई है। मैं इसका सारा क्रेडिट आपको देना चाहूंगा, आपके प्यार को, आपकी सपोर्ट को, जो आपने मेरे को इतना सपोर्ट किया। आपने मेरी वीडियोस को देखा, लाइक किया, शेयर किया, कमेंट किया। सो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों। बस इसी तरीके से अपनी सपोर्ट बनाए रखिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, आपके लिए हेल्पफुल होंगी, वो सभी चीजें मैं आपको करवाऊंगा जितना मेरे से ज्यादा हो सकेगा। जो चीज मुझे लगेगी कि हाँ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो मैं उसको सबसे पहले आपको प्रोवाइड कराऊंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। तो चलिए अब पढ़ाई शुरू करते हैं, अपनी सीधा आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों, पार्ट बी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 27, इसमें क्या बोला है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज इंक्लूड, कि जब भी हम किसी बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। ऑल ऑफ दी सबसे पहला ऑप्शन है, पहले पढ़ तो ले है क्या क्या। जैसे कि इन्होंने बताया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो बिल्कुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये इंक्लूड होता है। सी ऑप्शन है कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये भी इंक्लूड होता है। और लास्ट डी ऑप्शन इज बैलेंस शीट, तो हमारा ऑप्शन ये भी होता है। तो इसका मतलब ये सारी चीजें एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर पाई जाती हैं जब भी हम किसी बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार करते हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसका और पार्ट देखते हैं। और पार्ट में बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर फाइनेंस कॉस्ट। तो अभी इससे लास्ट वाला जो सैंपल पेपर कराया था उसमें पार्ट बी के अंदर ये क्वेश्चन आया था। ये दोबारा से रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान से। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट कवर्ड अंडर फाइनेंस कॉस्ट। कौन सी चीज फाइनेंस कॉस्ट के अंदर कवर नहीं होती? तो हमने वहां पर टिक करा था बैंक चार्जेस, क्योंकि बैंक चार्जेस एज अ कॉमन है। आपने भी देखा होगा, आपके अकाउंट में भी कभी कभी बैंक चार्ज लगा देता है, मेरे अकाउंट में भी लगते हैं। तो ये कभी भी फाइनेंस कॉस्ट से रिलेटेड नहीं होता। इसके ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ओनली 3। क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डेटा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाय अ कंपनी विल बी। अब इसमें क्या क्या गिवन है? ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है? यहां पर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करना है। तो बच्चों, इसके लिए क्वेश्चन नंबर 28 सॉल्यूशन क्या है? तो सर, जैसे कि ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें गिवन है, तो इससे हम क्या कैलकुलेट, पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं। देखो फॉर्मूला क्या होता है? इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, या फिर आप कह सकते हो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम डिवाइड करते हैं एवरेज इन्वेंट्री से। ठीक है प्यारे बच्चों, एवरेज इन्वेंट्री से। अभी एवरेज इन्वेंट्री निकालने के लिए हमें करना क्या होगा? एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट करने के लिए हमें ओपनिंग इन्वेंट्री को और क्लोजिंग इन्वेंट्री को ऐड करना होगा और डिवाइड करना होगा 2 से, तो हमारी एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट होकर आ जाएगी। तो ओपनिंग इन्वेंट्री जैसे कि आपके सामने 70,000 और क्लोजिंग है 80,000, तो दोनों को ऐड करो। 70,000 प्लस 80,000 डिवाइडेड बाई 2, 7 और 7 14 और 1 15, 1.5 लाख। 1.5 लाख डिवाइडेड बाई 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ गया? 75,000। अब इसको पुट करते हैं अपने फॉर्मूले के अंदर, जो कि हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन है। क्या दे रखा है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 6, तो 6 इज इक्वल्स टू, और क्या था आगे? एवरेज इन्वेंट्री निकाल लिया फॉर्मूले में, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो सर ये तो निकालना ही है हमें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एवरेज इन्वेंट्री कितना है? 75,000, तो 75,000 यहां लिखेंगे, डिवाइड में 75,000 इधर आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 6 इंटू 75,000 इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे क्या आता है। तो 75,000 की मल्टीप्लाई कराते हैं 6 के साथ, तो 0 0 0, 6 5 जा 30, कैरी 3 ऊपर, 6 7 जा 42 और 3 45, 4.5 लाख रुपए क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो यहां देखते हैं कोई ऑप्शन है ऐसा, तो बिल्कुल
सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। 4.5 लाख रुपए यहां पर हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आया। ये मैंने आपको जब पढ़ाया था ना रेशियो वाला चैप्टर, तो उसके अंदर भी बताया था, सारे फॉर्मूले पहले एक्सप्लेन करें, फिर उसके बाद उनसे रिलेटेड एक एक क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। जिसको वो वीडियो देखनी है, मैंने वीडियो अपलोड करी हुई है, बकायदा प्लेलिस्ट के अंदर है। रेशियो वाले चैप्टर में सारे के सारे चैप्टर के फॉर्मूले आपको मैंने एक्सप्लेन करे और उनके क्वेश्चन कराए हैं, तो आप वहां से जाकर देख सकते हो और उसकी डीप नॉलेज ले सकते हो। अब आते हैं सीधा बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 पर। फ्लाई लिमिटेड एक स्टॉक ब्रोकर है जो कि परचेज करता है 5000 शेयर किसके, टाटा हाउसिंग लिमिटेड के। तो मतलब टाटा हाउसिंग क्या है, एक कंपनी है और उसने शेयर इश्यू करे होंगे। शेयर इश्यू करे होंगे तो ये जो स्टॉक ब्रोकर है ना, इसने 5000 के शेयर परचेज कर लिए। अब स्टॉक ब्रोकर अगर शेयर परचेज कर रहा है तो ये इसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी थोड़ी हुई, ये तो इसकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट हुआ। ठीक है, अगर ये कोई चार्ज वगैरह करता, स्टॉक ब्रोकर अगर चार्ज लेता, ब्रोकरेज लेता अपनी, तो वो इसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आ सकता था। बट इसने शेयर परचेज कर लिए तो इसने क्या कर लिया, इन्वेस्टिंग कर ली। क्लियर है मेरा पॉइंट? ठीक है, क्वेश्चन नंबर और कोवल लिमिटेड इज अ फाइनेंसिंग कंपनी अंडर विच एक्टिविटी विल द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड ऑन अ लोन सेटल इन द करंट ईयर बी शोन। तो ये कोवल लिमिटेड एक फाइनेंसिंग कंपनी है जिसकी एक्टिविटी मतलब इसने इंटरेस्ट पे करा है किसी लोन को सेटल कराने का। लोन लो, दो इंटरेस्ट लो या पे करो, ये आपका किसके अंदर आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। क्यों? क्योंकि है ही फाइनेंसिंग कंपनी। अब फाइनेंसिंग कंपनी इंटरेस्ट ले या पे करे तो वो उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। तो इसके अंदर भी ऑप्शन दे रखे हैं ए एंड ए ऑप्शन में है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, बी में है फर्स्ट और सेकंड। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं और क्या है। नेक्स्ट पेज पर है, देखो डी वाला सही है, ओनली फोर्थ इज करेक्ट, जिसके अंदर ऑपरेटिंग एक्टिविटी आया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला है पेमेंट ऑफ बोनस टू एम्प्लॉइज बाय इंश्योरेंस कंपनी इज विच टाइप ऑफ एक्टिविटी। तो कहने का मतलब है सीधा सीधा, एक इंश्योरेंस कंपनी अगर अपने एम्प्लॉइज को बोनस शेयर देती है तो वो इसकी किस कैटेगरी में आएगा, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग या दोनों, ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग में दोनों में। तो मेरा कहना ये है, चाहे इंश्योरेंस कंपनी हो या कोई भी कंपनी हो, अगर वो एम्प्लॉइज को बोनस शेयर दे रही है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, ना ही इन्वेस्टिंग है और ना ही फाइनेंसिंग है। क्लियर है बच्चों? तो इसके अंदर भी ऑप्शन दे रखे हैं, तो ऑप्शन ओनली 1 बी पॉइंट इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 31। तो 31 में बोला है स्टेट अंडर विच मेजर हेडिंग एंड सब हेडिंग द फॉलोइंग आइटम विल बी। तो आपको बताना है इनके मेजर हेड और इनके सब हेड। तो मैं दो ऐसे पॉइंट लिख लेता हूं, ये हो गया मेजर हेड और यहां पर आ जाएंगे सारे सब हेड। ठीक है बच्चों? ठीक है, अभी चलो कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस कंपनी के लिए क्या होती है, ये करंट लायबिलिटी। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आपको पूरा लिखना है। और अगर यही मैं बात करूं इसकी कॉल्स इन एडवांस की, तो इसका मेजर हेड क्या होगा, अदर करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो इसको लिखेंगे अदर करंट लायबिलिटीज। ठीक है प्यारे बच्चों, अदर करंट लायबिलिटीज। ऐसी एक्रूड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, तो वो भी हमारा किसका पार्ट है, करंट लायबिलिटी का, और सेम अदर करंट लायबिलिटी के अंदर ये आता है। प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, अब ये प्रोविजन जब बनाते हैं रिटायरमेंट के लिए, किसी के रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए, तो रिटायरमेंट एक लंबी अवधि वाला प्रोसेस है, तो आप इसको नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर डालोगे। ठीक है, और यहां पर आएगा ये लॉन्ग टर्म प्रोविजन। देखो जिसने बैलेंस शीट याद करी होगी ना, उसको नाम लेते ही समझ आ रही होंगी सारी चीजें। बात करते हैं स्टोर और स्पेयर्स की, तो सर ये करंट एसेट होती है एक तरीके का, और ये किसके अंदर आ सकता है, ये आ सकता है इन्वेंट्री के अंदर, इन्वेंट्रीज के अंदर। जिसने कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ी होगी या पहला चैप्टर के अंदर सारी चीजें मेजर हेड और सब हेड सब चीजें बता रखी है, पहले बैलेंस शीट याद करिए बकायदा, उसके बाद वो चीजें पूछी गई हैं तो आपको पता होगा। अब बात आती है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, तो सर ये है हमारी नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट, और ये किसके सब हेड में आता है, तो सर ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिजाइन। डिजाइन क्या है, डिजाइन है नॉन करंट एसेट, तो हम इसको डालेंगे, इसका मेजर हेड है नॉन करंट एसेट। और अब बात करते हैं ये किस सब हेड के अंदर आता है, तो इसके लिए आप लिख सकते हो इनटेंजिबल एसेट। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट सिक्योरिटी प्रीमियम, तो सर सिक्योरिटी प्रीमियम क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम आता है हमारा शेयर होल्डर फंड्स के अंदर। ठीक है, और अब इसके सब हेड की बात करें तो सब हेड हो सकता है इसका क्या 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 क्या, रिजर्व
एंड सरप्लस इसका हो गया सब एड। तो ये हो चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर 31 भी पूरी तरीके से कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोला है, द करंट रेशियो ऑफ वाई लिमिटेड इज 2:1। ठीक है, स्टेट विद रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन वुड इंक्रीज डिक्रीज नॉट चेंज इन द रेशियो। हमें बताना है सिचुएशन के हिसाब से कि किस कंडीशन में, मतलब ये जो दो इन्होंने सिचुएशन दे रखी है, किस सिचुएशन में करंट रेशियो ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, यानी कि इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा। तो पहली सिचुएशन, ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूडेड डेटर 40,000 विच वर रिसीव्ड अर्लियर। तो हमारे जो ट्रेड रिसीवेबल हैं उसमें डेटर है 40,000 रुपए के, वो जल्दी से रिसीव हो गए। तो इस बात से करंट रेशियो पे क्या असर पड़ेगा। तो बच्चों एक बात बताओ, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। क्लियर है। अब क्योंकि ये जो डेटर होते हैं ये करंट एसेट होती है, ठीक है। अब अगर डेटर मुझे पैसा दे देते हैं, मान लो कोई डेटर है, ये मेरा डेटर है, ये मेरे को कहता है लो सर आप अपने पेमेंट ले लो। तो मेरे पास क्या हुआ, कैश आया। अब कैश भी तो एक करंट एसेट ही है, कैश भी एक करंट एसेट ही है और डेटर भी क्या है, करंट एसेट। तो जब मेरे पास कैश आएगा तो ये डेटर खत्म हो जाएंगे, कैश के आने से डेटर खत्म हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली इस बात से किस चीज पर इंपैक्ट पड़ा, किसी भी चीज पर नहीं। एक तरफ मेरी करंट एसेट बढ़ी तो दूसरी तरफ डिक्रीज हो गई। तो इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा कि हमारा करंट रेशियो ऊपर जाए या नीचे आए, ना तो वो इंक्रीज होगा ना ही वो डिक्रीज होगा। तो सर इसमें ऑप्शन क्या होगा, नॉट चेंज द रेशियो, रेशियो चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट गिवन है, कंपनी परचेज करती है फर्नीचर 45,000 का, वेंडर वॉज पेड बाय द इशू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपी ईच एट पार। अब देखो सिचुएशन को समझना क्या है, मैंने क्या बताया, करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। हमें देखना होगा ना क्या करंट एसेट बढ़ रही है या घट रही है, या करंट लायबिलिटी बढ़ रही है या घट रही है, तभी तो करंट रेशियो पे फर्क पड़ेगा। लेकिन इन्होंने सिचुएशन ये बोल दी कि हमने फर्नीचर परचेज करा। अब फर्नीचर तो सर लॉन्ग टर्म की एसेट होती है, यानी कि नॉन करंट एसेट है, लंबे समय के लिए होती है। और वहीं दूसरी तरफ हमने पेमेंट के लिए कैश तो दिया नहीं, हमने पेमेंट के लिए क्या दिए, शेयर, इक्विटी शेयर। अब इक्विटी शेयर किसका पार्ट है, सर इक्विटी शेयर होल्डर फंड का पार्ट होते हैं। तो इस बात से क्या करंट रेशियो पे कोई फर्क पड़ेगा। देखो करंट, पहली बात तो एसेट आई तो वो नॉन करंट एसेट थी, ठीक है, तो करंट एसेट का तो कोई लेना देना ही नहीं था। दूसरी चीज हमने जो पेमेंट करी, अगर वो कैश में करते तो शायद एक बार को फर्क पड़ता, बट यहां पर पेमेंट हुई है इक्विटी शेयर के ब्याज पर, हमने इक्विटी शेयर इशू कर दिया पेमेंट की जगह, तो यहां पर करंट लायबिलिटी पे तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो नॉट चेंज इन द रेशियो। तो सी रीजन आप ये लिखोगे जो मैंने आपको बताए हैं, और पहला और दूसरा दोनों पॉइंट कंप्लीट हो गए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम द बुक ऑफ विचार लिमिटेड प्रिपेयर करो कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। बाकी आ गया क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। अच्छा ये दे रखा है हमें क्वेश्चन पूरा का पूरा, ठीक है, इस हिसाब से हम अपना फटाफट से कंपैरेटिव स्टेटमेंट बना लेते हैं P&L का। तो इसके लिए मुझे फॉर्मेट बनाना पड़ेगा सबसे पहले। तो फॉर्मेट आप सभी को मैंने सिखाया हुआ भी है, बाकी मैं दोबारा से यहाँ पर बनाकर दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना है, ठीक है बच्चों। तो ये होते हैं इसके अंदर ऊपर कुछ कॉलम, पहला आ जाएगा हमारा पार्टिकुलर का, दूसरा कॉलम आएगा जो हमारा प्रीवियस ईयर है, ये आएगा करंट ईयर, यहाँ पर आएगा एब्सोल्यूट चेंज, और ये आ जाएगा परसेंटेज चेंज, ठीक है। इसके बाद इसको फिल करते हैं। तो सबसे पहले ऊपर क्या लिखा जाता है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L एज ऑन, जितनी भी है 31 मार्च, जो भी दे रखी है, पिछले वाले पेज पर थी वो, तो मैं उसको छोड़ रहा हूं। अभी यहां पर सारी पार्टिकुलर्स वाली डिटेल आ जाती है। फिर उसके बाद ये रहता है प्रीवियस ईयर। अब प्रीवियस ईयर क्या है इस सवाल के अंदर, प्रीवियस ईयर है सर 2017 2018, तो 2017-18, 2017 इसको काट दो 18, और करंट ईयर है 2018-19। अब इसको नाम दिया जाता है एक, आपको याद होगा, इसको ABC करके नाम दिया जाता था कुछ, तो वो भी देते हुए चलते हैं। तो इसको नाम दिया जाता है A, इसको नाम दिया जाता है B। अच्छा ये क्या आता है सर, एब्सोल्यूट चेंज, ठीक है। इसको निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, C इज इक्वल्स टू B माइनस A।
एब्सोल्यूट चेंज कैलकुलेट करना है तो बी में से ए को माइनस करो, यानी कि इसमें से इसको माइनस करो। अभी क्या करना है वो देखेंगे आगे। बाकी यहां पर आता है परसेंटेज चेंज, बस अभी आप देखते रहो। तो इसके लिए हमें सी को डिवाइड करना होता है ए से और मल्टीप्लाई करनी होती है 100 से, तो हमारी परसेंटेज चेंज निकल कर आ जाता है। अभी क्वेश्चन में क्या गिवन है, सबसे पहला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 300% ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कहां पर है, ये रहा, कलर चेंज कर लेते हैं जरा। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम सर ये रहा, और यहां पर भी ऐसी दे रखा है 200% ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 2 लाख रुपए। तो इसको लिखने का तरीका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेम एज इट इज, पहला पॉइंट देखा डाल दिया, चीटिंग करके बनाना होता है। अभी क्या है, प्रीवियस ईयर कौन सा था, ये वाला, करंट ईयर कौन सा था, ये वाला, प्रीवियस ईयर ये था हमारा करंट ईयर। तो पहले हमें कौन सी वैल्यू डालनी है, प्रीवियस ईयर वाली, फिर उसके बाद हमें कौन सी वैल्यू डालनी है, करंट ईयर वाली। तो प्रीवियस ईयर के लिए मुझे 2 लाख पर 200% कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो करने का जो तरीका है यही देख लेते हैं, 2 लाख का 200% डिवाइडेड बाई 2, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 लाख इंटू 2 कितना हो गया, 4 लाख। तो ए में आ जाएगा 4 लाख। ऐसे ही सेम 4 लाख का 300%, तो 4 तिया कितना होता है 12, तो 12 लाख रुपए हो गया ये, ठीक है। अभी सी कैलकुलेट करने के लिए बी में से ए को माइनस करना पड़ेगा, तो 12 माइनस 4 कितना होता है 8 लाख। अब परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना होगा, सी को डिवाइड करना होगा। सी क्या है हमारा 8 लाख, 8 लाख को डिवाइड करो किससे, ए से, ए है 4 लाख, 4 लाख मल्टीप्लाई 100, तो सारी जीरो से सारी जीरो कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 इंटू 100 तो कितना आया 200%, ठीक है। जैसे ये आया इसके बाद देखो क्या दे रखा है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। बट सर ये तो एक्सपेंस वाला पार्ट होता है, हमने बैलेंस शीट में पढ़ा है, मतलब आपने P&L अकाउंट जब भी याद करा होगा, लर्न करा होगा, तो उसमें देखा होगा ये एक्सपेंस के अंदर आता है। तो इसका मतलब रेवेन्यू हमारा सिर्फ यही है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी और सारा का सारा रेवेन्यू एक साथ दिखाना पड़ेगा। तो सर ये हो गई लाइन ड्रॉ, ये हो गई लाइन ड्रॉ। तो यहां पर आ जाएगा रेवेन्यू, रेवेन्यू, ठीक है, 4 लाख, 12 लाख, 8 लाख, 200% सेम, ठीक है। ये हो गया जी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का सारा काम कंप्लीट। अब इसके बाद देखने होते हैं हमें एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस आप हेडिंग में लिख लो, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस, ठीक है। एक्सपेंसेस के अंदर सबसे पहला क्या है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। तो एज इट इज आपको लिखना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। कलर चेंज कर लेते हैं, इससे लिखाते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। तो सर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में देखो प्रीवियस ईयर में 2 लाख और करंट ईयर में 4, तो 2 लाख एज इट इज और 4 लाख एज इट इज। अभी क्या करना होगा, एब्सोल्यूट चेंज निकालने के लिए बी माइनस ए, 4 में से 2 गया 2, तो 2 लाख आ गया सेम। अभी क्या करना होगा, परसेंटेज निकालनी है, तो परसेंटेज के लिए मुझे सी को डिवाइड करना होगा किससे, ए से, और मल्टीप्लाई बाई 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 100%, अदरवाइज आप करके देख लेना। नेक्स्ट पॉइंट आता है अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस किसके कैलकुलेट करने हैं, जितना कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम करा है उसका 20%। तो ठीक है सर, अदर एक्सपेंसेस, OTHEREXPENSE। तो यहां पर प्रीवियस ईयर का 20%, तो 2 लाख का 20% कितना होगा, 20 दूनी 40,000, और सेम 20% 4 लाख का, तो 4 दूनी 8, 80,000। 80 में से 40 गया कितना बचा, 40,000। ऐसे ही सेम हमें क्या करना है, परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करना है, तो सी को डिवाइड करना पड़ेगा ए से, ए से अगर सी को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 100%। तो इतना काम होने के बाद आपको फिर से एक लाइन ड्रॉ करनी होगी, फिर से एक लाइन ड्रॉ करनी होगी और उसमें दिखाना पड़ेगा कि टोटल एक्सपेंस आपका कितना हुआ। चलिए लाइन तो हो गई ड्रॉ, तो यहां पर लिखते हैं टोटल एक्सपेंस। टोटल एक्सपेंस हुआ है सर 2 और 40, 2,40,000, 4 लाख ऊपर 80 नीचे, तो 4,80,000 हो गया है। यहां पर एब्सोल्यूट चेंज के लिए बी में से ए को माइनस,
तो 480 में से 240 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2,40,000। और जब आप C को डिवाइड करोगे A से और मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो आपका ये भी कितना आ जाएगा 100%। सर इसके बाद क्या होगा, जो भी आपके रेवेन्यू जनरेट हुआ, जो भी आपके एक्सपेंसेस हुए, रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को घटाना है तो आपका प्रॉफिट निकल कर आएगा, तो उसको हम बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो अब देखो ये रेवेन्यू कितना हुआ है 4 लाख और एक्सपेंस कितना है 2,40,000, तो यहां पर कितना बचेगा आपका 1,60,000। सेम 12 में से 480 को माइनस करेंगे तो 12 में से 4 गया 8 और 8 में से और 80 गए तो बचे 7,20,000, 7,20,000। 7,20,000 में से 1,60,000 को माइनस करेंगे तो अब आएगा एब्सोल्यूट चेंज, माइनस करने के बाद आएगा 5,60,000। अभी क्या करना होगा आपको, कैलकुलेट करना होगा इसका परसेंटेज चेंज। तो मैंने आपको बताया C को डिवाइड करना होता है A से, तो 5,60,000 डिवाइडेड बाई 1,60,000 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 4 0 से 4 0 कैंसिल, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, यहाँ पर आ गया 2 7 जा 14, 2 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आ गया 50, 7 इंटू 50 कितना होता है 350, तो 350%। ठीक है बच्चों, सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अभी इसके अलावा और क्या चीज है, अब टैक्स रेट इन्होंने बता दिया 50-50% टैक्स रेट लगा दो, तो ये हो गया टैक्स लगाएंगे 50%, तो 1,60,000 पे 50% का टैक्स कितना आता है 80,000, अदरवाइज कैलकुलेट कर लेना। 7,20,000 पे 50% का टैक्स तो ये आएगा 3,60,000। ठीक है, फिर से 3,60,000 में से 80,000 को आप माइनस करोगे तो कितना आएगा 2,80,000। फिर दोबारा से परसेंटेज निकालने के लिए आपको 280 को डिवाइड करना होगा A से, 280 डिवाइडेड बाई 80,000 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 3 0 से 4 0 कैंसिल, 2 4 जा 8, यहाँ पर आ गया 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 से इसको डिवाइड करा 50, सेम 5 इंटू 7 350%। ठीक है, अभी जैसे ही आपने टैक्स रेट निकाला तो इसके बाद क्वेश्चन खत्म, इसको माइनस करके लिखेंगे टैक्स को। ठीक है, इसको माइनस करके लिखेंगे, थोड़ा लास्ट वाला कॉलम ज्यादा मोटा हो गया, कोई नहीं मैनेज कर लेंगे। अब जो निकल कर आएगा बच्चों उसको बोलेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या आया 1,60,000 में से 80,000 का टैक्स माइनस करा, कितना आया 80,000। 7,20,000 में 360 को माइनस करा 3,60,000। 5,60,000 में से 2,80,000 को माइनस करेंगे 2,80,000। और सेम परसेंटेज जब आप कैलकुलेट करोगे, देखो ऊपर वाली सारी डिजिट सेम थी, नीचे वाली सारी डिजिट सेम है, तो इनकी परसेंटेज जब कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा बच्चों 350%। ठीक है, तो ये हो चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर, कौन सा था ये 33। ठीक है, 33 क्वेश्चन नंबर भी हमारा कंप्लीट है। अब देखते हैं 34, तो ये मे बी लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इस सैंपल पेपर का। हाँ, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो हमेशा की तरह इस बार भी एक क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 34 कैश फ्लो स्टेटमेंट से प्रिपेयर करनी है। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्वेश्चन को रीड करना है अच्छे तरीके से, बाकी का पार्ट इसका आगे मैंने दिया हुआ है, ये रहा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज मैंने व्हाट्सएप चैनल के ग्रुप में, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसके अंदर ये सारे सैंपल पेपर जो भी करवाता जा रहा हूं पीडीएफ वहां शेयर की हुई है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो और इन पेपर की खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं जो करवा रहा हूं ठीक है, आप भी अपने हिसाब से करके देखिए। कोई क्वेश्चन में डाउट आता है, सॉल्यूशन आपके पास है, आप इसको देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं, प्लस पॉइंट आपके लिए। बट सीरीज को इसी तरीके से फॉलो करते रहिए, मजा आ रहा है मेरे को करवाने में और आशा करता हूं कि आपको भी मजा आ रहा होगा इसी तरीके से पढ़ने में। तो बच्चों फिर मिलेंगे आपसे अगली नई वीडियो में नए सैंपल पेपर 3 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।